Hello everyone, today we are doing India's 41 Agricultural Income. तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत आसान चैप्टर है वैसे ही, और ये पूरा चैप्टर मैंने एक पेज पे डाल दिया है, सारे कंसेप्ट इसमें कवर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाई टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो इसमें अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ है तो उसमें हम इन चीज़ों को काउंट करेंगे, किन किन को, बायोलॉजिकल एसेट को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड गवर्नमेंट ग्रांट। अब उसके लिए हमको देखना होगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, कि अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ है तब हम इसको अप्लाई करेंगे और इन चीज़ों पे अप्लाई होगा और उनकी फिर हम अकाउंटिंग देखेंगे इस इंडेस में। सो अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर कोई प्लांट या एनिमल या कोई भी इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानेंगे। तो व्हाट इज दैट? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रेफर्स टू मैनेजमेंट बाय एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। तो अगर एंटिटी किसी कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज कर रही है किसी भी चीज़ की और बाद में फिर उसको हार्वेस्ट भी कर रही है सेल के लिए, कन्वर्जन के लिए, तो उसको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानेंगे। जैसे अगर कोई एंटिटी किसी पौधे को उगा रही है तो वो उसकी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करना हो गया और उसके बाद उस पौधे को काट रही है या उससे मतलब कुछ प्रोड्यूस दे रही है, तो फिर वो हार्वेस्ट वाली चीज़ होगी। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर वो कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है तो ये इंडिया सप्लाई होगा और उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे, बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें मेन ये तीन टॉपिक है। सो दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग when they relate to agricultural activity. So first is biological asset. So biological asset क्या होता है? Biological asset means living plant और living animal. अब living plant में दो चीज़ें होती है, या तो क्रॉप या वुड। अब क्रॉप में कौन कौन से होते हैं, लाइक कॉटन, राइस, वीट, टोबैको। एंड जो वुड के लिए हम पौधा उगाते हैं तो वो होते हैं टीक ट्रीज, पोलर ट्रीज, पाइन वुड ट्रीज। तो बेसिकली लकड़ी के लिए होते हैं, ये क्रॉप के लिए होते हैं। ये 1 सीजन और 2 सीजन क्रॉप्स होती हैं, गेहूं, चावल, मक्का वगैरह जो भी है। और उसके अलावा बायोलॉजिकल एसेट होते हैं लिविंग एनिमल्स लाइक काउज, शिप, गोट्स। हम इनकी मैनेजमेंट करते हैं और इनको देखते हैं। ठीक है। तो अब ये बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन हो गई। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है कि किन किन को हम बायोलॉजिकल एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है। और ये कि ये जो इंडिया 41 है इसमें किस किस एसेट को हम नहीं कंसिडर करेंगे, उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो ये आउट ऑफ स्कोप वाली चीजें आ गई। सबसे पहले लैंड, लैंड रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जिस लैंड पे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है वो इंडिया 16 में ट्रीट होगी। बियर प्लांट्स वो कंसिडर नहीं होंगे इंडिया 41 में। बियर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है, लाइक एप्पल ट्री, मैंगो ट्री। ये है तो ट्री, लेकिन ये हम टिम्बर के लिए नहीं उगा रहे, ये हम फ्रूट्स के लिए उगा रहे हैं। इनकी लाइफ होगी 5-7 साल, 10 साल, वट जो भी इनकी लाइफ है। लेकिन उनका जो मेन हमारा काम है वो हम टिम्बर के लिए नहीं कर रहे। ठीक है। वो हम फ्रूट्स के लिए कर रहे हैं। एंड में टिम्बर मिलेगी, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। तो इसकी अकाउंटिंग होगी इंडिया 16 में। लेकिन जो इनसे फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्रूट्स अपने हो गए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है। अब ये जो इससे फ्रूट्स निकलेंगे वो हमारे इंडेक्स 41 में ट्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जब मान लो एप्पल का पेड़ हुआ तो मैनेजमेंट बाय एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमने अच्छे से मैनेज मतलब एंटिटी ने वो पेड़ उगाया है, प्रॉपर उसको पानी, खाद वगैरह सब दिए, और उसके बाद हार्वेस्ट जो हो रहा है उसको हम सेल या कन्वर्ट करेंगे, सेल करने के लिए वो करेंगे जो सेब होगा। तो अब उसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा सेब, और वो इंडिया 41 में ट्रीट होगा। लेकिन जो एप्पल का ट्री है वो हमारा बियर प्लांट है और वो इंडिया 16 में जाएगा, इंडिया 41 में नहीं जाएगा। लेकिन उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो हमारे इंडिया 41 में ट्रीट होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बियर प्लांट, जो इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिलेगी वो इंडिया 20 में होगी ट्रीट। इंटेंजिबल एसेट और कोई लाइसेंस या राइट वगैरह वो इंडिया 38 में होगा। आरओयू एसेट अराइजिंग फ्रॉम लीज ऑफ लैंड तो इंडिया 116 में ट्रीट होगा। ठीक है। अब हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड जो चीज़ होगी तो उसमें हम इन चीज़ों की अकाउंटिंग करेंगे। उसमें देख लिया कि ये चीज़ इसमें नहीं आएगी। अब हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे बायोलॉजिकल एसेट को? अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम मान लें कि वो हमारा बायोलॉजिकल एसेट है, उसको रिकॉग्नाइज करने की नीड है। तो सबसे पहले कि एंटिटी का उस पर कंट्रोल है। सेकंड, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमको फ्यूचर में मिलेंगे।
और थर्ड उसकी कॉस्ट या फेयर वैल्यू हम मेजर कर पा रहे हैं आज, ठीक है। सो एंटिटी हैव अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप ओवर एसेट्स मींस अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ एंटिटी, अंडर कंट्रोल ऑफ एंटिटी। Second, asset have some economic benefit that will flow to the entity, and the third is fair value और cost can be measured reliably, ठीक है। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे बायोलॉजिकल एसेट को। अब रिकॉग्नाइज कर लेंगे लेकिन किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो देखते हैं। सो दैट इज द मेजरमेंट रूल। सो वी विल रिकॉग्नाइज दैट एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि हमारे पास फेयर वैल्यू नहीं है या उसकी मार्केट वैल्यू हमको नहीं मिल पा रही है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कॉस्ट पे। लेकिन हमको रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे करना है या कॉस्ट पे करना है, ये चीज हम इनिशियल में ही डिटरमाइन कर लेंगे, बाद में हम इसको चेंज नहीं करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में ही देख लेंगे कि हो रहा है नहीं। अगर हमने एक बार इस पे रिकॉग्नाइज कर लिया तो फ्यूचर में हम इसी पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अनलेस फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। अदरवाइज अगर हम मेजर नहीं कर पा रहे फेयर वैल्यू को तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कॉस्ट पे, और फिर उस पर डेप्रिसिएशन और इम्प्लॉयमेंट लॉस फ्यूचर में चार्ज होता रहेगा। ओके, सो अब जो अकाउंटिंग देखेंगे हमने देखा था कि जो बायोलॉजिकल एसेट है उसमें लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल होते हैं। अब हमने देखा कि हम मेजर कर रहे हैं, अब हमको अकाउंटिंग करनी है सबसे पहले लिविंग प्लांट की। लिविंग प्लांट में भी दो होते हैं, एक तो क्रॉप्स के लिए होता है कि पूरा, और एक वुड होती है कि जैसे ये जो ट्रीज होती है इनकी जो भी ओवर अ पीरियड जब भी ये बनेंगे, जैसे 2-3 साल 4 साल इनको बनने में लगेगा, उसके बाद इनको काट के इनसे लकड़ियाँ लेंगे, तो इनकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी और क्रॉप्स की अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी। तो क्रॉप्स तो जैसे कॉटन है, कॉटन एक सीजन हुआ, जैसे 6 महीने हुए, हमको राइस मिल गई, तो राइस का जो भी हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी उसको सारी ऐसे कैसे हम P&L में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। और लेकिन जो वुड है उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी, आइए देखते हैं। तो जो क्रॉप की अकाउंटिंग है, क्रॉप में तो जो भी हमने क्रॉप काटी है, जितनी भी उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी उसको हम उसी टाइम पे सारा P&L में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन जो वुड होगी, वुड जिस ट्रीज से हम ले रहे हैं, टीक, पोलर, पाइन वुड या जो भी है, तो वो ओवर अ पीरियड की चीज है। तो उसको हम ये थोड़ी है कि जैसे 3 साल बाद अगर हम लकड़ी काटेंगे तो सारा अमाउंट थर्ड ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं, उसको हम हर ईयर रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे? तो हम इसको देखेंगे कि आज मान लो हमने ट्री उगाया, मतलब पौधा उगाया, और हमको पता है कि 3 साल बाद इससे हमको लकड़ी मिलेगी, तो हम एस्टिमेट करेंगे कि 3 साल बाद उसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी पेड़ की, और उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसकी नेट फेयर वैल्यू की आफ्टर 3 इयर्स, तो वो हमारी आज हम उसको P&L में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, वो हमारी इनकम होगी और उतने की वैल्यू का ट्री स्टैंडिंग हो जाएगा। और जब अगली बैलेंस शीट आएगी उसमें फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे कि मैच्योरिटी पे जब हम उसको हार्वेस्ट करेंगे उसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी, उस फेयर वैल्यू को हम आज प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, और जो अर्लियर अमाउंट रिकॉर्डेड है और ये जो अमाउंट है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम P&L में डाल देंगे। बस इसकी अकाउंटिंग इतनी सी है। सो इसमें जो वुड की होगी उसकी अकाउंटिंग देखना है। सब फर्स्ट बैलेंस शीट आफ्टर कल्टीवेशन, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फेयर वैल्यू ऑफ अ मैच्योर ट्री एट टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड कंसीडर इट एज इनकम वुड ट्री टू P&L। एंड सब्सिक्वेंटली हम क्या डालेंगे, देखेंगे कि कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फेयर वैल्यू ऑफ अ मैच्योर ट्री एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एट ईच बैलेंस शीट डेट एंड अपडेशन ऑफ वैल्यू इन बैलेंस शीट डेट एट ईच ईयर एंड। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फेयर वैल्यू ऑफ अ मैच्योर ट्री एट करंट बैलेंस शीट डेट माइनस जो हमने पहले रिकॉर्ड किया हुआ जो भी इनका डिफरेंस है वो चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ ट्रांसफर टू P&L कर देंगे। तो इतनी आसान अकाउंटिंग है इसमें वुड की। जो हम प्लांट उगा रहे हैं वुड के लिए, जो क्रॉप के लिए उगा रहे हैं वो तो पूरा जो भी एक सीजन कंप्लीट हुआ, मान लो हमने अप्रैल में बोआ, सितंबर अक्टूबर में हमने हार्वेस्ट कर लिया, जो भी टोटल उसकी फिर वैल्यूस कॉस्ट टू सेल है वो हम P&L में डाल देंगे। तो अकाउंटिंग फॉर प्लांट हो चुकी है हमारी। अब हम आगे अकाउंटिंग फॉर एनिमल पे। ओके, अब अकाउंटिंग फॉर एनिमल में हम देख रहे हैं कि एनिमल को जब भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे बायोलॉजिकल एसेट एज अ, तो उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे किस पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ओके, और अब जैसे हमने जो कोई भी एनिमल खरीदा तो उसका हमने एक परचेज प्राइस पे किया होगा, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, जो बैलेंस शीट मतलब अपने फाइनेंशियल्स में कर रहे हैं। तो जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे जिस पे हमने रिकॉग्नाइज किया और जिस पे हमने एक्चुअल में वो खरीदा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस है एट इनिशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है कि सेल प्राइस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट,
कि आज जो हमने खरीदा है एनिमल, उसको जब हम बेचने जाएंगे तो उससे हमको सेल प्राइस कितना मिलेगा, ये वो सेल प्राइस है। जब हम उसको सेल करने जाएंगे तो हम कुछ उसको यहाँ से लेके ऑक्शन प्लेस तक लेके जाएंगे, तो उसमें हमारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, तो वो एस्टिमेटेड कितना खर्चा होगा वो हम घटा देंगे। और उसके बाद अगर जब हम ऑक्शन कर रहे हैं तो ऑक्शन के वहाँ कोई एक्सपेंस वगैरह हो रहे हैं या बट कोई और एक्सपेंस हो रही है, तो उसको भी हम इसमें से घटा देंगे, तो हमारी निकल जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की। हमारा जो हमने परचेज किया है आज वो है परचेज प्राइस, और हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे उस वैल्यू पे जो हमको फ्यूचर में सेल करने से ही मिलेगी। लेकिन फ्यूचर में सेल करने से हमको ये अमाउंट मिलेगी, उसमें से हम ये और ये अमाउंट घटा देंगे जो हमको फ्यूचर में इसको सेल करते वक्त एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे। तो दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, तो अब हमने मान लो कोई कैटल खरीदा, तो कैटल खरीदने में हमने बैंक से पे किया ये अमाउंट, मतलब दिस इज आवर परचेज प्राइस, लेकिन हम अपनी बुक्स में उसको कैटल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो जो भी इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस में एज अ गेन और लॉस चला जाएगा। सो दिस इज द अकाउंटिंग एंट्री। ओके, we will always recognize a biological asset at fair value less cost to sell। ठीक है, और जो हमने उसके लिए पेमेंट की थी परचेज करने के लिए वो हमने बैंक से की है, तो उन दोनों का डिफरेंस हमारा गेन या लॉस हो गया। अब जब हमने वो परचेज किया है तो देयर आर चांसेस दैट वी हैव टू बियर सम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सम अदर एक्सपेंसेस, सो दैट एक्सपेंस वी हैव पेड, मतलब हमने वो पे किया होगा बैंक से, तो उसकी एंट्री हुई एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कि अब ये हमने पे किया है किसने पे किया है ये सारा क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, अब ये दो एंट्रीज हो गई कि हम हमेशा इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से वो करेंगे, और जो हमने एक्सपेंस और बियर किए हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। लेकिन इसकी और एंट्री हम एक मर्ज करके ऐसे एंट्रीज बना सकते हैं, मतलब ये भी है एंट्री कि बायोलॉजिकल एसेट टू बैंक अकाउंट, और जो डिफरेंस है वो अपना आ जाएगा P&L, गेन या लॉस। अब बायोलॉजिकल एसेट तो हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रिकॉग्नाइज होगा। टू बैंक में हमने क्या डाल दिया, टोटल पेमेंट टू बाय बायोलॉजिकल एसेट। टोटल पेमेंट में क्या क्या आ गया अपना, जो अपना परचेज प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो सारी हमने यहाँ डाल दी, जो कॉस्ट हमने नीचे डाली थी बैंक वाली, तो ये बैंक वाली दोनों एंट्रीज मर्ज हो गई और P&L का भी अमाउंट मर्ज हो गया। तो ये इनकी टोटल एंट्री एक ये भी बन सकती है। अब एंट्री आप ये करो या ये करो तो वो आपकी मर्जी है। आई थिंक ज्यादा कंफर्टेबल एंट्री अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके लिए ये रहेगी, मतलब दोनों का सेम है और दोनों में मार्क्स मिलेंगे आपको। सो दिस इज द अकाउंटिंग फॉर एनिमल। जब हम इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बायोलॉजिकल एसेट यहाँ भी इस पे ही हो रहा है, यहाँ भी इस पे हो रहा है, बस बात ये है कि यहाँ टोटल पेमेंट टू बायर में आ रहा है बैंक में अमाउंट, और यहाँ बस परचेज प्राइस अलग आ रहा है और एक्सपेंस की एंट्री हमने अलग की हुई है। ठीक है, उसके अलावा जब हम ऐसे कैटल हमने खरीद लिया या जो भी उसकी मैनेजमेंट वगैरह सब चल रही है, उसमें जो एक्सपेंस हो रहा है बायोलॉजिकल एसेट के लिए वो सारा एक्सपेंस P&L में जाएगा। तो अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंस क्या होगी, ऑल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जांपल सीड, फर्टिलाइजर, फूड कॉस्ट या कोई भी और एक्सपेंस हो रहा है वो सारा यहाँ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया अपना एनिमल को, जो भी हमने एनिमल खरीदा। अब सब्सिक्वेंटली वो रिकॉग्नाइज होगा एट ईच रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, अब वो आइदर इंटरिम पीरियड हो और फाइनल पीरियड हो, तो उसको हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ रिकॉग्नाइज किया, मान लो 1 जून को हमने खरीदा, अब 31 मार्च को हम उसको दोबारा वो करेंगे मेजर, तो उसको भी हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे करेंगे। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो चेंज इन फेयर वैल्यू है, जो चेंज इन फेयर वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो चेंज इन फेयर वैल्यू है ना वो दो रीजन की वजह से मतलब हो सकती है कि फेयर वैल्यू में चेंज क्यों आया, या तो वो प्राइस चेंज हो सकता है या फिजिकल चेंज हो सकता है। प्राइस चेंज का क्या मतलब है कि अगर मैं एक कैटल आज खरीद रहा हूँ 2 साल वाली, और 2 साल वाली कैटल मैं 1 साल पहले खरीदता, तो उनका प्राइस कितना बढ़ गया। अगर मैं 2 साल की कैटल 1 साल पहले खरीदता तो मान लो मुझे 50,000 की मिलती, लेकिन अगर मैं 2 साल की कैटल आज खरीद रहा हूँ तो मुझे 60,000 की मिल रही है, तो बेसिकली 10,000 रुपये उसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो दैट इज द प्राइस चेंज। एनिमल of same age are compared on different dates, like fair value at balance sheet date minus fair value recorded earlier of same age। okay, and जो उसमें और चेंज आया, जो अपनी टोटल फेयर वैल्यू चेंज है उसमें से हमने प्राइस चेंज घटा दिया, तो अपना फिजिकल चेंज आ गया। ठीक है, प्राइस चेंज कौन सा होगा कि अगर 1 साल की मान लो मैं गोट 1 साल पहले खरीदता और 1 साल की गोट की प्राइस मैं आज देखूं,
तो पहले अगर मैं उसको 12,000 ही खरीद सकता था, आज वो मैं 13,000 ही खरीद पा रहा हूँ, तो 1,000 रुपये उसका बढ़ गया, तो उसका प्राइस चेंज है। और उसके अलावा जितना भी उसकी चेंज इन फेयर वैल्यू है वो सारा अपना फिजिकल चेंज में डाल देंगे। सो दिस इज सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अब से उसके अलावा अब हमारे पास कोई कैटल है, उसको हमने एनिमल है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे होगा? या तो उसको सेल करने या उसकी डेथ हो सकती है, उसको हमने कन्वर्ट करा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में। अगर हमने उसको सेल कर दिया, सेल करने से जो भी हमको हमारे पास अमाउंट आया बैंक में, तो वो हमने यहाँ डाल दिया। अब ये जो बैंक में अमाउंट आया, इसमें से हम एक्सपेंस यहाँ भी घटा के डाल सकते हैं। अगर हमने सेल करने में कोई एक्सपेंस लिया है उसकी हम अलग से भी एंट्री डाल सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ डाल रहे हैं अभी। मान लो उसको कि जो भी हमने सेल करने से जो भी हमारे बैंक में अमाउंट आया वो हमने यहाँ डाल दिया। बायोलॉजिकल एसेट हमने डेली रिकॉग्नाइज कर दिया। मान लो हमारे पास 100 एनिमल्स थे, 100 में से हमने 20 बेच दिए, तो प्रोपोर्शनेट जो भी उनका बुक्स में कैरिंग अमाउंट था लास्ट रिपोर्टिंग डेट पे, वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट यहाँ हमने डे रिकॉग्नाइज कर दिया, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमने उसमें डाल दिया बैलेंसिंग फिगर में एज अ गेन या लॉस। अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो सारा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। लॉस ऑन डेथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट, प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट ही होगा। मान लो 100 में से 20 तो हमने बेच दिए थे, 10 की डेथ हो गई, तो प्रोपोर्शनेट उन 10 का यहाँ चला जाएगा डेथ में। और जो बाकी हमारे 70 एनिमल्स बच गए, अगर मान लो हमने कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, लाइक स्लोटर कर दिया उनको, तो फिर वो कन्वर्ट हो गए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में। ओके, अब हमारे पास जो बायोलॉजिकल एसेट थे वो तो सारे डे रिकॉग्नाइज हो गए प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट के हिसाब से, ठीक है। हमारे पास अब रह क्या गया? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दैट विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके, एंड अगर स्लोटरिंग की कोई कॉस्ट आई या उसके अलावा कोई और कॉस्ट आ रही है स्लोटरिंग करते वक्त या कन्वर्जन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते वक्त, तो वो कॉस्ट हमने मान लो बैंक से पे कर दी, तो टू बैंक एनी कॉस्ट पेड, और जो डिफरेंस इनका बचा वो इधर आवर गेन और लॉस, तो ये कन्वर्जन की होगी। तो इसमें हमने जो भी बायोलॉजिकल एसेट डे रिकॉग्नाइज किया वो लास्ट रिपोर्टिंग डेट पे जो अमाउंट था उसका प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट हमने यहाँ डे रिकॉग्नाइज किया है तीनों केसेस में। अब यहाँ जो हमको सेल करने से अमाउंट मिला वो डाल दिया, बाकी बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस, इसमें सारा अमाउंट गेन या लॉस हो गया। और इसमें जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया जो हमने बैंक से यानी अदर पेमेंट कर दी, वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। अब ये इसमें एनिमल्स की अकाउंटिंग सारी हो गई। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अगर कोई एनिमल को कोई बच्चा हो जाता है, काउस मतलब कोई नया ऐसे न्यूबॉर्न पैदा हो जाता है, तो उसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी, जो भी उसका मतलब बछड़ा या तो फिर किसी का बच्चा हुआ, तो वो सारा जो भी अमाउंट है वो हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करके सारा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, क्योंकि वो हमारी पूरी इनकम है। तो उसकी एंट्री हो जाएगी बायोलॉजिकल एसेट टू गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लो वो जो काल हुआ है वो हमारा अगस्त में हो गया, अब मार्च में जाके हमको वो करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा, तो उसमें फिर से हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे लेंगे, जो भी उनमें चेंज इन फेयर वैल्यू होगी वो हमारी P&L में जाएगी, लेकिन वो जो सारा चेंज आया वो हम फिजिकल चेंज कंसीडर करेंगे एंड नॉट अ चेंज ऑफ प्राइस चेंज। ओके, सो कार्स की तो बहुत इजी अकाउंटिंग है, ठीक है। तो सारा जो भी पैदा होने से अमाउंट आया मतलब उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, वो सारा हम इसमें डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया कि हमने देखा कि बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट की हमने अकाउंटिंग देख ली, प्लांट में भी अपने दो होते हैं, एक तो वुड के लिए हम अकाउंटिंग कर सकते हैं और एक या तो फिर क्रॉप के लिए। क्रॉप के लिए सारा अमाउंट P&L में चला जाएगा, वुड के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग पीरियड जो भी अमाउंट था वो ले लिया, उसके बाद जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हमने यहाँ डाल दिया, और अमाउंट तो सारा P&L में ही जा रहा है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। उसके अलावा अपना हमने अकाउंटिंग फॉर एनिमल की, एनिमल अपना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉग्नाइज होगा, उसके अलावा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे होगी, जो चेंज इन फेयर वैल्यू है वो ड्यू टू आइदर ड्यू टू द प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। अगर कोई बछड़ा पैदा हो जाता है या कास पैदा हो जाता है तो वो सारी जो अमाउंट है वो P&L में चला जाएगा, वो लेकिन फिजिकल चेंज ही माना जाएगा। अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंस अगर हम कर रहे हैं तो वो सारा एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो सारा P&L में चला जाएगा। अब जो यहाँ हमने ये अकाउंटिंग की थी इसके एनिमल की, तो इसमें हम या तो ये एंट्री डाल सकते हैं, ये एंट्री डाल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही। लेकिन जो बैंक से यहाँ पेमेंट की जो एंट्री है, यहाँ या तो परचेज प्राइस डाल सकते हैं, टोटल पेमेंट टू बाय में डाल सकते हैं, तो ये इजी है। आप जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो ऑन सेल ऑफ, ये आप अभी देखा था हमने, तो ये बहुत अपना एक मेजर पोर्शन कवर हो चुका है। उसके बाद और क्या होता है इसमें, अब बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट से जो हमको चीजें मिली एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो इंडिया 41 उसके बारे में बातें करता है, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? इज a harvested product from biological asset at time of harvesting. It is detached product from biological asset. If any processing is carried after harvesting,
on agricultural produce, then processed goods shall be covered under Ind AS 2. अगर हमने हार्वेस्टिंग करने के बाद उस पर कोई भी प्रोसेसिंग की है तो वो इंड AS 2 इन्वेंट्री में ट्रीट होगा। इसकी अकाउंटिंग बहुत नॉर्मल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी हमारे पास आया है उसको हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे और सारा अमाउंट हम गेन में डाल देंगे। अब जो हमारी क्रॉप थी, क्रॉप की सेम अकाउंटिंग पे यही एंट्री डालेगी, उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट डेबिट टू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं सब्सीक्वेंट एट ईच बैलेंस शीट डेट पे। अब जो एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वाली चीज है ना, वो इंड AS 41 ट्रीट करेगा। उसके बाद जो भी उसमें हो रहे, मान लो भैंस से दूध निकाल लिया, वो दूध स्टार्टिंग में तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज पर इंड AS 41, लेकिन उसके बाद हम उसको स्टोर करके जो रख दिया वो इंड AS 2 इन्वेंटरी के अंडर आ जाएगा और उसे फिर हम इंड AS 2 के प्रोविजन लगा देंगे और फिर वो मेजर होगा कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे। तो अब ये टेबल देखते हैं कि बायोलॉजिकल एसेट अगर मान लो कोई हमारे पास, उससे जो हमको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिला एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, तो ये दोनों चीजें तो ट्रीट होंगी इंड AS 41 में, ओके। और उसके बाद अगर हमने उस पर कोई प्रोसेसिंग कर दी तो ये ट्रीट होगा अपना इंड AS 2 इन्वेंट्री में। इसमें अपनी एक वो बियरर प्लांट की चीज होती है। अगर हमारा कोई बियरर प्लांट है दैट इज नॉट अ बायोलॉजिकल एसेट, बट उस पर हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और जो उससे हमको प्रोड्यूस मिले तो वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माने जाएंगे। तो अगर यहाँ बियरर प्लांट है दैट इज नॉट कवर्ड अंडर Ind AS 41, that is covered under Ind AS 16. Agricultural produce from the bearer plant covered under Ind AS 41 and processed good is covered under Ind AS 16. ओके, सो ये भी हो गया। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट। अगर हमको बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है दैट विल बी कवर्ड इन Ind AS 41, ठीक है। अगर बियरर प्लांट के लिए हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिली होती तो वो Ind AS 20 में कवर होती, यहाँ ये, ठीक है। तो लेकिन हमको यहाँ बायोलॉजिकल एसेट के लिए तो वो Ind AS 41 में आ जाएगी। तो अब बायोलॉजिकल एसेट हम मेजर कर रहे हैं या तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे या कॉस्ट पे। अगर हम कॉस्ट पे उसको मेजर कर रहे हैं तो वो Ind AS 21 में ट्रीट होगी, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हम उसको मेजर कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है इधर दैट कैन बी अनकंडीशनल और कंडीशनल। अगर अनकंडीशनल है मतलब नॉन रिफंडेबल, तो जैसे ही वो रिसीवेबल होगी हम सब उसको पूरी को P&L में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन अगर वो कंडीशनल है तो उसको हम P&L में रिकॉग्नाइज करेंगे जैसे जैसे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। मतलब हम उसको स्टार्टिंग में एज अ डेफर्ड इनकम बैलेंस शीट में डाल देंगे और फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस वाज योर होल चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद अगर ये है तो उसके बाद हम इनको अकाउंट करेंगे बायोलॉजिकल एसेट को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ हार्वेस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट को। बायोलॉजिकल एसेट में लिविंग प्लांट एनिमल है, उसके बाद इसकी अकाउंटिंग होगी प्लांट की, एनिमल की। एनिमल में इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अकाउंटिंग और देन गवर्नमेंट ग्रांट की। अब इसके क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन भी इसके कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो सबसे पहले a farmer owned a dairy herd of 3 years old cattle as at अप्रैल 2021 विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,750। एक फार्मर के पास 3 साल की काव है और उनकी फेयर वैल्यू 13,750 और नंबर है 250 काव है हमारे पास 13,750 के, लेकिन 3 साल की है वो। तो हमारे पास फेयर वैल्यू 13,750 और 250 कैटल की है, 3 साल की गाय है, तो फेयर वैल्यू पर कैटल होगी 55, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ 3 ईयर ओल्ड कैटल एज एट 31 मार्च 2022 वॉज ₹60। तो 1 अप्रैल 2021 को उनकी वैल्यू थी पर कैटल 55, अब होगी 60। लेकिन ये 3 ईयर ओल्ड कैटल की बात हो रही है, तो 3 साल वाले की पहले थी 55 अब होगी 60, तो बेसिकली प्राइस चेंज आ गया ₹5 का। तो 5 इंटू में 250 1250 इज आवर प्राइस चेंज। सो 5 इंटू 250 इज आवर प्राइस चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज द फेयर वैल्यू ऑफ 4 ईयर ओल्ड कैटल की, 4 साल की कैटल की आज वैल्यू, मतलब ये जो 3 साल की कैटल थी 1 अप्रैल 2021 को, आज उसकी वैल्यू ₹75 पर कैटल होगी। तो टोटल चेंज अपना कितना आ गया, यहाँ हमने अभी कैलकुलेट की थी 55 की थी, यहाँ होगी 75 की, तो 20 का डिफरेंस हो गया। तो 20 इंटू में 250 टोटल काउज, कितना डिफरेंस आ गया टोटल 5000 का। 5000 में से हमने प्राइस चेंज कितना रिकॉग्नाइज किया था 1250। अगर 5000 में से हम 1250 घटा देंगे तो आ जाएगा अपना 3750, दैट इज आवर फिजिकल चेंज। लेकिन इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 31 मार्च 2022 को
4 साल वाली कैटल का प्राइस था 75 और 3 साल वाली कैटल का प्राइस था 60, तो उनका जो डिफरेंस है वो अपना 3750 है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो फेयर वैल्यू अपनी 31 मार्च 2022 को आ जाएगी 75 इंटू में 250, मतलब कि 75 इंटू में 250 31 मार्च 2022 की वैल्यू है। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज XYZ लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर 2023 परचेज 100 शिप फ्रॉम मार्केट ऑफ रुपीज 5 लाख। ठीक है, द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 2% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शिप वाज इनकर्ड व्हिच वाज पेड बाय द सेलर। सेलर ने पे किया ट्रांजेक्शन कॉस्ट। शिप्स फेयर वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 6 लाख ऑन 31 मार्च 2024। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 2% वुड हैव टू बी इनकर्ड बाय द सेलर टू गेट द शिप टू द रेलेवेंट मार्केट। अब इसमें जो भी हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है वो इनकर कर रहा है सारा सेलर, बायर को कोई क्वेश्चन इनकर नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बायर जो सेल, हाँ अब इस केस में जो बायर रिकॉग्नाइज करेगा हमने जो परचेज की है वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। अब हमारी फेयर वैल्यू कितनी आ गई 5 लाख, कॉस्ट टू सेल अपनी कितनी होगी 2%, तो 5 लाख में से 2% हमने घटा दी तो कितने पे रिकॉग्नाइज करनी पड़ जाएगी हमको 5 लाख माइनस के 2% 4,90,000 पे आज हम रिकॉग्नाइज करेंगे इसको। ठीक है, और उसके अलावा हाँ फ्यूचर में जो इसकी वैल्यू थी, मतलब 1 दिसंबर 2023 की बात होगी, 31 मार्च 2024 को इसकी वैल्यू 5 लाख से 6 लाख होगी, मतलब 1 लाख की बढ़ गई। तो सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज किस पे होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो 6 लाख माइनस के 2%, तो अगेन किस क्या आ गया 6 लाख माइनस 2% 5,88,000। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 98,000 वो भी P&L में जाएगा। तो इनिशियली हमने रिकॉग्नाइज करी थी 4,90,000 पे, तो बायोलॉजिकल एसेट हमारा रिकॉग्नाइज होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, दैट इज 4,90,000। बैंक में हमने जो परचेज प्राइस पे किया था वो हमने पे किया था 5 लाख रुपए का। ठीक है, और हमारा फिर जो डिफरेंस अमाउंट है वो 10,000 बचा वो P&L में चला जाएगा एज अ लॉस। ठीक है, और फ्यूचर में जो हमारा जो 5 लाख से बढ़ के 6 लाख पे रिकॉग्नाइज किया था, मतलब हमारी इतनी फेयर वैल्यू चेंज आ गया 98,000 P&L में जाना है, तो बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, मतलब हमारा गेन हो गया ना 4,90,000 से बढ़ के 5,88,000 की हमारी एनिमल होगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। अभी तक आई थिंक कुछ ऐसी चीज है नहीं, इसमें चैप्टर बहुत आसान है, अगर कोई भी ऐसे आपको इशू लग रहा है तो आप कमेंट भी करके डाल सकते हैं नीचे। द थर्ड इज एंटिटी ए परचेज कैटल एट एन ऑक्शन ऑफ 30 जून 2021, परचेज प्राइस एट 30 जून 1 लाख का, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कैटल बैक टू द एंटिटीज फार्म 1000, सेल प्राइस ऑफ कैटल 31 मार्च 2022 1,10,000। The company would have to incur similar transaction cost if it were to sell the cattle at an auction. In addition to an auctioneer fees of 2% of the sale price, the auctioneer charges 2% of the selling price from both the buyer as well as the seller. अब इस केस में जो ऑक्शनरी फीस है, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 2%, वो बायर को भी इनकर करनी पड़ रही है और सेलर को भी इनकर करनी पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ जो परचेज की है एंटिटी ए ने, उसने क्या क्या एक्सपेंस किया है कि परचेज प्राइस और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, और जब हम सेल करेंगे तो हमको तब भी ये इनकर करनी पड़ेगी। तो यहाँ बायर ने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग भी इनकर की है और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी इनकर की है, वाइल सेलर को तो इनकर करनी है ही, मतलब ये दोनों चीज करनी पड़ेंगी। तो अब हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, जब बायोलॉजिकल करेंगे तो 1,10,000। ठीक है, सेल प्राइस माइनस के तो जब हमने इनिशियली 30 जून 2021 को रिकॉग्नाइज किया वो किस पे की है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो जब हमने परचेज की 1 लाख की 1 लाख माइनस के ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई 2% की, 2% मतलब कि ये जो अमाउंट हमने वो इनकर किया, तो 1 लाख फेयर वैल्यू माइनस के ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमने इनकर किया 97,000 की प्राइस होगी। और फ्यूचर में जाके ये जो अमाउंट है वो हमारा सेल प्राइस 1,10,000 हो गया। ठीक है, तो 1,10,000 का मतलब फ्यूचर में जब हम उसको 31 मार्च 2022 को जब हम उसको सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे तब उसकी वैल्यू 1,10,000 है। ठीक है, तो 1,10,000 में से फिर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटाएंगे, दैट इज कि 2% हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटा दी और 1,000 हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटा दी। ओके, दैट इज 1,06,800। तो इनिशियली हमने रिकॉग्नाइज की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ओके, लेकिन मैंने परचेज की थी 1 लाख पे, तो अपनी जो बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज हुई 97,000 पे, लेकिन हमने परचेज की थी 1 लाख पे। ठीक है, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा P&L में चला गया। ठीक है, उसके अलावा हमने जब परचेज की थी तो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे की थी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की थी, लेकिन जो ये हमने बैंक में डाला है
ये हमने बस परचेज प्राइस डाला, तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है विच इज 2% ऑफ 1,00,000, 2,000 और 1,000 3,000, 3,000 रुपये हमने और एक्स्ट्रा पे किए जब हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया है, तो 3,000 रुपये हम P&L में डाल देंगे और वो हमने बैंक से पे कर दिए। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसमें हम एक एंट्री टोटल भी मार सकते थे कि हम बायोलॉजिकल एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 97,000 पे, टोटल हमने बैंक से पेमेंट की है 1,03,000 रुपए की, और जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है वो हम P&L में डाल देंगे 6,000 रुपए का। सो वो आपकी जजमेंट पे, लेकिन आई थिंक इट इज अ बेटर एंट्री। तो हमने टोटल इसको रिकॉग्नाइज किया फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल पे, बैंक से परचेज प्राइस हमने यहाँ डाला है। हमेशा हर एंट्री में हर क्वेश्चन में हम इसको परचेज प्राइस ही डालेंगे, और जो एक्सपेंस है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसको हम अलग से एंट्री में दिखा देंगे। अब इस क्वेश्चन में अपना जो अमाउंट है जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज हो रहा है वो 1,00,000 से 1,10,000 बढ़ गया, 1,10,000 बढ़ गया तो हमने उसकी दोबारा फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल कैलकुलेट की, दैट इज आवर 1,06,800। जो टोटल इंक्रीज हुआ वो 9800 हुआ, और जो टोटल अपना इंक्रीज हुआ वो हमने P&L में डाल दिया, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट टू फेयर वैल्यू चेंज P&L 9800। ओके, नेक्स्ट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। अब कैलकुलेट, इसमें बस ये कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द अमाउंट एट व्हिच द कैपिटल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड एट फाइनल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में वो होगा फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल पे, उसके बाद फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल पे डिफरेंस अमाउंट P&L में चला जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में, अच्छा इसमें पॉइंट था, इसको आप मार्क के डाल सकते हैं कि इसमें जो वो थी ना अपनी ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो दोनों को पे करनी पड़ रही थी, बायर को भी सेलर को भी। अब फोर्थ क्वेश्चन से आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, अगली पिछली जो भी आपको कंफ्यूजन होगी। ऑन 1 नवंबर 2021 सी एग्रो लिमिटेड परचेज्ड 100 गोट्स ऑफ स्पेशल ब्रीड फ्रॉम मार्केट। 100 गोट 10 लाख रुपए की खरीदी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% है, और गोट की फेयर वैल्यू 10 लाख से 9 लाख हो गई है 31 मार्च 2022 को। 1 नवंबर 2021 को खरीदी थी, 31 मार्च 2022 को घट गई है उनकी वैल्यू 1 लाख से। और डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड ऑन द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 अंडर बोथ द केसेस विच इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर सेलर बोन करेगा तो भी बताओ एंट्रीज, और अगर सेलर और बायर बोथ बोन करेंगे तो भी एंट्रीज बताओ। ये बिल्कुल मतलब क्रक्स समझ में आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन से। तो हम इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, इनिशियली रिकॉग्नाइज दैट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हाउ मच इज आवर फेयर वैल्यू, दैट इज 10 लाख, एंड हम फ्यूचर में इसको अगर 10 लाख में बेचेंगे, अगर हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसमें हमको ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी 2%। तो 10 लाख में से अपनी 2% जाएगा तो आएगा आई थिंक 9,80,000। हाँ, 9,80,000। हम 9,80,000 पे अपने बायोलॉजिकल एसेट को आज रिकॉग्नाइज करेंगे इन एनी केस। ओके, देन इज हाँ, तो अगर सिर्फ सेलर को ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोर्ड करनी पड़ी तो हम ये एंट्री करेंगे कि बायोलॉजिकल एसेट तो हो गया, लेकिन हमने बैंक से परचेज अमाउंट अपना कितना पे किया है 10 लाख रुपए, मतलब हमने खरीदे तो 10 लाख के हैं, ठीक है, लेकिन हम रिकॉग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ठीक है, अगर सिर्फ सेलर पे कर रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेकिन अगर बायर भी बियर कर रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब बायर ने 10 लाख रुपए तो ये पे किए हैं परचेज प्राइस के, उसके अलावा उसने 20,000 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट के और पे किए हैं, तो जो 20,000 रुपए उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट के और पे किए हैं वो हम एंट्री में डाल देंगे एक्सपेंस P&L, मतलब प्रॉफिट लॉस में जाएगा ये टू बैंक, मतलब 20,000 रुपए और इसने इनकर किए हैं, तो उसके बैंक से 10 लाख का तो परचेज प्राइस गया है और 20,000 उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट से गए हैं। ठीक है, मतलब हम उसको बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन अगर सेलर ही बोन कर रहा है तो बस एंट्री होगी, हमने टोटल हमारी जेब से पैसे गए 10 लाख की। लेकिन अगर बायर भी बोन कर रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो बायर की जेब से, मतलब हमारी जेब से पैसे गए हैं 10 लाख रुपए तो परचेज प्राइस, और 20,000 रुपए अपने गए हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब यहाँ हमारी जो बायोलॉजिकल एसेट को रिकॉग्नाइज हुई 9,80,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और जो जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बस सेलर बोन कर रहा है तो यहाँ 2 परचेज प्राइस आ गया। जब सेलर और परचेजर बोथ बोन कर रहे हैं तो यहाँ भी हम परचेज प्राइस ही डाल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो परचेजर ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्स्ट्रा बोन की है उसकी हमने अलग से एंट्री डाल दी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू P&L टू बैंक अकाउंट, और ये 20,000 यहाँ आ गया। अब अगर हम देखें तो इसमें ये पहली एंट्री दोनों में सेम होगी कि बायोलॉजिकल एसेट टू बैंक में हमने दोनों में परचेज प्राइस डाल लिया, बायोलॉजिकल एसेट में हमने दोनों में फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल ले ली, लेकिन इस केस में जहाँ परचेजर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोन कर रहा है उसकी हमने एक अलग से एंट्री लगा दी। लेकिन अगर हम इस एंट्री को एक ही बना के करें तो उसमें फिर हमारी एंट्री बन जाएगी बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 9,80,000, ठीक है, लॉस ऑन परचेज 40,000 टू बैंक, यहाँ 10,20,000 आ जाएगा। बट आई थिंक दिस इज अ मच इजियर एंट्री एंड इजी टू रिमेम्बर, सो आप ऐसे करना, बाकी आपकी मर्जी है।
उसके अलावा जब हम इसको आगे देख रहे हैं तो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि 10 लाख से 9 लाख इसकी वैल्यू हो गई 31 मार्च 2022 को। जब हम सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो किस पे रिकॉग्नाइज होगी, 9 लाख माइनस के 2%। ठीक है, तो 9 लाख माइनस 2% हमने किया तो 8,82,000 हो गया। तो इनिशियली इसकी वैल्यू थी 9,80,000 दोनों केसेस में, अभी ये घट के हो गई 8,82,000। तो जो अपना लॉस आया 98,000 का वो हम P&L में रिकॉग्नाइज कर देंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट 98,000। अब इसमें दूसरी एंट्री हो गई नहीं, ये एंट्री भी दोनों में सेम रहेगी, ये एंट्री भी सेम रहेगी। जिस केस में परचेजर को भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना, उसमें बस ये एंट्री एक अलग ऐड हो रही है और पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, इसकी अल्टरनेट एंट्री ये बन रही है। ठीक है, इन दोनों की। ठीक है, तो अब आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें बच्चे लगभग ऐसे डर जाते हैं क्वेश्चन देखते, ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, बस एक बार आप ध्यान से देखो। मून लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च ईच ईयर। ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन: परचेज द लैंड फॉर रुपीज 50 लाख, परचेज 200 डेयरी काउज, एवरेज दिस फॉर 10 लाख, received a grant of 1 million. For the year ending, the company has incurred following cost. Okay, 6 lakh and 4 lakh. On 1 October, 100 cows were born. There were no other change in the animal during the year as of 31 March 2022. Moon Limited had 3,000 liters of unsold milk. The milk was sold shortly after the year ended market price. इसको इसमें हमने बैलेंस शीट और P&L के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। सो अब दिखने में तो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, वैसे ही एक वर्बली करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। परचेज लैंड, अगर हमने लैंड परचेज किया तो इंडेक्स 16 के अंडर जाएगी, 50 लाख की खरीदे तो हम इसको कोस्ट पे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल के अकॉर्डिंग भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन में कोस्ट पे लेके चलेंगे। 50 लाख की 50 लाख पे आ गई। उसके बाद हमने 200 काउज परचेज की हैं 1 अप्रैल 2021 को, वो 2 साल की थी। तो 1 अप्रैल 2021 को वो 2 साल की थी, 2 साल की मतलब 2 ईयर ओल्ड काउज 5,000 की। ठीक है, और फेयर वैल्यू ये होगी, तो इतने पे हम अगर रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो फिर हम ऐसे एंट्री कर लेंगे इसकी। ठीक है, पहली एंट्री होगी फेयर लेस कॉस्ट टू सेल पे। इस पे आई थिंक कॉस्ट टू सेल है नहीं, हाँ ये फेयर लेस कॉस्ट टू सेल ही दी हुई है, तो या इस पे 10 लाख की हमने एक एंट्री यहाँ कर लेंगे रिकॉग्नाइज। रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 1 मिलियन टुवर्ड द एक्विजिशन ऑफ काउज, मतलब बायोलॉजिकल एसेट के लिए की है तो इंडेक्स 41 में कंसीडर होगी। एज द ग्रांट वाज नॉन रिफंडेबल, तो जो टोटल अमाउंट है वो हम आज की आज ही P&L में डाल देंगे, क्योंकि ये वो है अनकंडीशनल ग्रांट है, नॉन रिफंडेबल। ओके, और अगर हम आगे चलें इसमें देखें 31 मार्च 2022 की बात आ गई है, 31 मार्च 1 अप्रैल 21 की थी, अब 31 मार्च 2022 को। अब इसमें एक्सपेंस जो भी एक्सपेंस होते हैं सारे हम P&L में डाल देंगे, तो ये तो सीधा P&L में चले जाने हैं, 6 लाख और 4 लाख। उसके बाद 100 काल्स पर बोर्न हुए हैं 1 अक्टूबर 2021 को। न्यू बोर्न काल्स की वैल्यू है 1100, तो 1100 इंटू में 100 करेंगे तो 1,10,000 आई थिंक वैल्यू होगी इसकी, तो ये सारा P&L में चला जाना है। फिर देयर वर नो अदर चेंज इन द नंबर ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड एंड एज ऑफ 31 मार्च 2022 मून लिमिटेड के पास 3,000 लीटर ऑफ दूध ऑफ अनसोल्ड मिल्क इन द इन्वेंट्री है। तो 3,000 लीटर ऑफ मिल्क की अगर हम मार्केट प्राइस देखें 31 मार्च 2022 को तो 24 है, 24 इंटू में 3,000 तो 72,000 का ये हो गया। अब इसमें से कुछ अमाउंट बैलेंस शीट में चले जाने, कुछ P&L में चले जाने, तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं आंसर इसका। तो परचेज द लैंड ऑफ रुपीज 50 लाख, तो 50 लाख की हमने लैंड परचेज की है, तो वो हम परचेज ऑफ लैंड कवर्ड अंडर 16 वुड इनिशियली कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, हम इसमें कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो जो 50 लाख की हमने लैंड खरीदी है तो हम 50 लाख की लैंड यहाँ डाल रहे हैं। ये बैलेंस शीट है, ये P&L अकाउंट है, तो 50 लाख की लैंड का वो हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। फिर क्या आया कि परचेज 200 डेयरी काउज, 10 लाख की उसकी वैल्यू है, इसको रिकॉग्नाइज करो। जो डेयरी काउज हैं फेयर वैल्यू उनकी 200। ओके, तो स्टार्टिंग में वो 10 लाख की हैं 1 अप्रैल 2021 को। सब्सिक्वेंटली अगर हम 31 मार्च ये जो एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ये हमने बनाया 31 मार्च 2022 का, तो स्टार्टिंग में हमने रिकॉग्नाइज की होंगी वो 10 लाख की। लेकिन अब जब 31 मार्च 2022 को बना रहे हैं तो ये जो 200 डेयरी काउज हैं जो 1 अप्रैल 2021 को 2 साल की थी, 31 मार्च 2022 को वो हो जाएंगी 3 साल की। 31 मार्च 2022 को 3 साल वाले काउज की वैल्यू है 5500। 5500 इंटू 200 वैल्यू होगी 11 लाख रुपए, तो 11 लाख रुपए होगी। हमने ओल्ड पहले कितने की रिकॉग्नाइज की हुई है बुक्स में 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख और 11 लाख की अब होगी, तो 1 लाख का अपना फेयर वैल्यू चेंज आ गया। 1 लाख का जो फेयर वैल्यू चेंज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट का अकाउंट है टू फेयर वैल्यू चेंज। ठीक है, अब बायोलॉजिकल एसेट तो चला गया अपना इसमें डेयरी काउज,
बैलेंस शीट में, और जो 1 लाख का जो चेंज आया वो चला गया अपना यहाँ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ काउ 1 लाख का। अब इसमें अगर हम एडिशनली देखें तो प्राइस चेंज फिजिकल चेंज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो जो अपनी 10 लाख की वैल्यू काउज है 2 साल वाली 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को 2 साल वाली काउज की वैल्यू है 5000, 31 मार्च 2022 को 2 साल वाली काउज की वैल्यू है 5200। तो इसमें प्राइस में चेंज कितना आ गया 2 साल वाली काउज में? 2000 रुपए का, 200 रुपए का। तो 200 इंटू में अगर हम कर दें कितना, 220 काउज थी तो 40,000 रुपए आ गया प्राइस चेंज, और जो रिमेनिंग है वो फिजिकल चेंज आ गया 60,000। इतना आसान है प्राइस चेंज फिजिकल चेंज में बाइफरकेट करना। द नेक्स्ट थिंग इज लैंड हो चुकी है, काउज की बात हो चुकी है, ग्रांट रिसीव्ड ग्रांट 1 मिलियन 10 लाख एज इट इज टू P&L, received of rupees 1 million was non-refundable, so 1 million would be credited to P&L account, government grant account to P&L account। तो P&L में अपनी अमाउंट आ गया गवर्नमेंट ग्रांट, ये अपनी 10 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर द ईयर जो अपना एक्सपेंस हुआ है 6 लाख का 4 लाख का, ये ऐसे कैसे P&L में एक्सपेंस साइड में चला जाएगा। तो अपना जो एक्सपेंस है 4 लाख का और 6 लाख का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया एज एक्सपेंस, ओके। द नेक्स्ट इज ऑन अक्टूबर 100 कार्स वर बोर्न, 100 कार्स की वैल्यू हमने यहाँ देखी थी कितनी, 1100, लेकिन 1100 की वैल्यू यहाँ बढ़ के होगी थी 1200, ठीक है, 31 मार्च 2022 को। तो 1200 इंटू में 100 अगर हम देखें तो कितना अमाउंट आ गया कि, ओके सॉरी, तो 1 अक्टूबर 2021 को न्यूबॉर्न काल थे, अब वो 31 मार्च 2022 को 6 महीने के हो चुके हैं, तो 6 महीने के काल्स की वैल्यू होगी 1300, तो 1300 इंटू में 100 हो गया 1,30,000, ओके। सो जो 1,30,000 अमाउंट आ गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे कैसे चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं कि 1,10,000 स्टार्टिंग में थी और इसमें जो चेंज आया वो 20,000 का क्या आया, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो 1,10,000 प्लस 20,000 1,30,000 टोटल हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना है, बात तो वही पड़ गई, 1,30,000 यहाँ आ गया। नेक्स्ट इज मिल्क 3000 लीटर्स ऑफ मिल्क था, तो अगर हम देखें तो 3000 गुना में 24 का रेट 72,000 का हो गया, 72,000 हमने फेयर वैल्यू ऑफ मिल्क यहाँ डाल देना है, ठीक है। और जो ये इन्वेंट्री है ये इन्वेंट्री में भी चला जाना है 72,000 का, तो ये यहाँ भी आ गया, तो काल से 1,30,000 के भी हो गए। तो बस ये इतना सा क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक कुछ खास था नहीं, ये बस समझने की बात थी एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कंफर्टेबली। नेक्स्ट इज एक्स वाई लिमिटेड इज अ फार्मिंग एंटिटी। अच्छा ये एक और क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको अगर आप पढ़ते जाओ लिखते जाओगे ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी इस क्वेश्चन में। अब एक्स वाई लिमिटेड इज अ फार्मिंग एंटिटी वेयर cows are milked on a daily basis, milk is kept in cold storage immediately after milking and sold to retail distributor on a weekly basis। on 1 अप्रैल 2021 एक्स वाई लिमिटेड हैड अ हर्ड ऑफ, उनके पास 1 अप्रैल 2021 को 500 काउस थी 3 साल वाली, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउस बिकम सिक एंड ऑन 30th September 20 काउस डाइड, ठीक है। 1 अप्रैल 21 की बात थी, अब 30 सितंबर 2021 को मतलब 6 महीने बाद 20 काउज आर डेड। ऑन 1 अक्टूबर 2021 को मतलब जब वो 20 काउ डेड हुई तभी हमने 20 काउ और खरीद ली 21,000 रुपये पर काउ के हिसाब से। दीज 20 काउज वर ऑल 1 ईयर ओल्ड व्हेन दे वर परचेज्ड, और जब हमने ये जो डेड हुई है ये तो हुई है 3.5 साल वाली, 3 साल की थी, आधे साल बाद 3.5 साल की होगी, लेकिन जो हमने खरीदी है वो सारी 1 साल वाली काउस खरीदी है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2022 एक्स वाई लिमिटेड हैड 1,000 लीटर ऑफ मिल्क था, ये उनका प्राइस है वटएवर जो भी है, सेलिंग प्राइस उसमें सेलिंग कॉस्ट अपनी 1 रुपये आएगी, इसको छोड़ो अभी। तो अभी हम काउस की बात कर रहे थे। फेयर वैल्यू है 3.5 ईयर ओल्ड काउ ऑन 1 अक्टूबर 2021 27,000 रुपये, 5 जनरल एंट्रीज, ठीक है। 3.5 साल वाली काऊ के बारे में क्यों बात की, क्योंकि जो 3 साल वाली थी वो आधे साल बाद जो 20 की डेथ हो गई थी वो 3.5 साल वाली हो गई थी, उनका अमाउंट उन्होंने 27,000 बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको वो कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास 500 काऊ थी, ठीक है। 1 अक्टूबर 2021 को 20 काऊ डेड हो गई, और 1 अक्टूबर 2021 को ही हमने 20 काऊ खरीद ली थी। तो अब 500 काउस थी हमारे पास 3 साल वाली, आधे साल बाद वो 3.5 साल की हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, और जो हमने खरीदी है 20 काउस वो 1 साल वाली खरीदी है, ठीक है। अब हमको ये जो अमाउंट है ये सारे हमको क्वेश्चन में से ही देख के डालने हैं, फिर लेस कॉस्ट टू सेल निकालनी पड़ेगी होगी इनकी। तो हमने सबसे पहले देखी 3 साल वाली काउस की 1 अप्रैल 2021 को कितनी फेयर वैल्यू है। 3 साल वाली काउ की 1 अप्रैल 2021 को फेयर वैल्यू है 27,000 रुपये, ठीक है। तो 27,000 रुपये, 27,000 रुपये डाल ली, ठीक है। और 3.5 साल वाले की अभी वैल्यू हमने देखी थी यहाँ पे, वो भी 27,000 थी। 1 अक्टूबर 2021 3.5 साल वाली काउ की वैल्यू 27,000 ये भी डाल ली। और 1 अक्टूबर 2021 को 1 साल वाली काउ की वैल्यू है 21,000 रुपये, 21,000 वो डाल ली,
ठीक है। अब कॉस्ट टू सेल अगर हम डालें तो वो कितना आया कि 27 इसके कॉन्जिक्वेंट था 1000 रुपये। अब 27,000 था 1 अक्टूबर 2021 को भी 1000 रुपये, लेकिन 31 मार्च 2022 को 1100 रुपये, तो हमने वो भी डाल लिया। 1000 1000 1000, ये तो इनिशियल वाली चीज आ गई। लेकिन जब आगे हम डालेंगे ना सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, तब हम इस 1100 का ध्यान रखेंगे। तो अभी तो हमने ये डाल ली 1000 1000 1000 तीनों, फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल आ गई, इसमें से ये घटाने के बाद इतना अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हम फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल में इसको इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में 500 काउस थी उनकी फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल मल्टीप्लाई कर दी, हमारा बायोलॉजिकल एसेट था 1,30,00,000 रुपए का। 20 काउस की डेथ हो गई, 26,000 उनकी वैल्यू थी, 5,20,000 हमारे बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू घट गई, प्रोपोर्शनेट वैल्यू। ठीक है, और 20 काउस हमने खरीद ली 1 साल वाली, वो 20,000 उनकी फेयरवेल लेस कॉस्ट सेल जितना हमारे बायोलॉजिकल एसेट में ऐड हो गया, तो वो 4 लाख अमाउंट हो गया। तो टोटल हमारा बायोलॉजिकल एसेट 1 अक्टूबर 2021 को अगर हम देखें तो वो था 128,80,000 रुपए। ठीक है, अब सब्सिक्वेंटली अगर हम देखें 31 मार्च 2022 को, तो जो हमने 1 साल वाली यहाँ खरीदी थी वो हो चुकी है 1.5 साल की, मतलब उसका अमाउंट कितना आ चुका है, आई थिंक 23,500। ओके, तो 23,500 उसका अमाउंट हो चुका है, राइट। तो जो अपनी 20 काउ हमने 1 साल वाली खरीदी थी आधे साल बाद, उसका अमाउंट हो चुका है 23,500। और जो हमारी 480 काउस जो पहले बची हुई थी, 500 में से हमने 20 घटाई, 480 काउस हमारी ये 3 साल वाली बची हैं। अब 4 साल वाली काउ की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 4 साल वाली काउ की वैल्यू है 26,500। 26,500 हमने यहाँ डाल दी। अब ये 1100 हो जानी थी कॉस्ट टू सेल, इसमें से ये घटाया अमाउंट अपना आ गया ये। अगर हम इन दोनों को इन काउस के नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा अमाउंट आ रहा है ये टोटल बन रहा है 1,26,40,000। तो इनिशियली जब 1 अक्टूबर 2021 को हम देखे तो 1,28,00,000 की वैल्यू की ये काउस थी, 1,28,000, और बाद में ये होगी 1,26,40,000 की। तो अब हमारी काउस की वैल्यू घट गई, तो जो घटा हुआ अमाउंट है लगभग 2,40,000 का, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, दैट इज फेयर वैल्यू चेंज। बस ये आपका क्वेश्चन था, ये समझना था आपको। तो इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। तो अपनी जो काउस थी 500 हमारे पास ऑलरेडी थी, तो वो हमने इस साल में खरीदी, तो उसकी हमको कोई एंट्री नहीं करनी होगी। तो अभी अगर हम देखें जनरल एंट्रीज हमको करनी है 31 मार्च 2022 को। ओके, सो सबसे पहले तो हमने की ये 20 काउस की जो डेथ हो चुकी थी उसकी एंट्री डालने हमने 5,20,000 का अपने को लॉस हो गया, तो P&L अकाउंट टू बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट 5,20,000। उसके बाद हमने 20 काउस खरीदी थी, तो 20 काउस जो हमने खरीदी थी वी विल रिकॉग्नाइज दोज एट फेयर लेस कॉस्ट टू सेल, बट वी हैव पेड द अमाउंट थ्रू बैंक ऑफ अकॉर्डिंग टू 21,000, मीन्स 21,000 इंटू में 20, 4,20,000 हमने पे किए हैं, लेकिन हम रिकॉग्नाइज करेंगे इनको 4 लाख पे। 4,20,000 हमने पे किए हैं बट रिकॉग्नाइज करेंगे हम फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब 4 लाख पे। रिमेनिंग इज द लॉस एंड गोज टू P&L अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज, अब हमारी ये एंट्री हो चुकी है। अब जो आगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन अगर हम देखें 31 मार्च 2022 को, तो उसका एक छोटा सा तरीका था कि पहले तो अगर हम यही देखें मोटा मोटा सा कि इतने की थी, इतने की हो गई, अब 2,40,000 अपना लॉस हो गया, तो हम एंट्री डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट 2,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट 2,40,000। लेकिन मॉड्यूल में क्या किया हुआ है कि मतलब वो भी इजी सा ही बताता हूँ। जैसे अब अपनी ये जो काउस थी 500 में से 20 गई, 480 काउस बच गई। 480 काउस की वैल्यू हमारे पास कितनी बची, 130 लाख में से अगर हम 5,20,000 घटा दे तो बच गई 124.80 लाख। इतनी वैल्यू हमारी काउस की थी 480 3 साल वाले की। ठीक है, लेकिन अब वो घट के कितनी हो चुकी है, 121,92,000। तो कितना अमाउंट गिर गया, ये 3 लाख के आसपास आई थिंक गिर गया, ये 2,88,000 गिर गया, तो लॉस हो गया इन पे। ये 480 काउस की बात हो गई, लॉस ऑन रिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड काउस टू बायोलॉजिकल एसेट P&L में चला जाएगा ये 2,88,000। और जो हमने 1 साल वाली जो काउ खरीदी थी 4 लाख की खरीदी थी, अब वो 4 लाख से बढ़ के 4,48,000 हो चुकी है, मतलब 48,000 का गेन हो गया। अब जो 48,000 का गेन है वो हमने यहाँ डाल दिया बायोलॉजिकल एसेट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ न्यू काउ, दैट इज 48,000। अगर हम इन दोनों की एंट्रीज को मर्ज करते हैं बात तो वही निकलनी है, तो ये मॉड्यूल में किया हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज और बाकी जो बच गई थी, ये पैरा ऑन 31 मार्च 2022 XY लिमिटेड के पास 1,000 लीटर ऑफ मिल्क था, उसकी वैल्यू थी 20 और सेलिंग कॉस्ट थी 1, तो फेयरवेल लेस कॉस्ट सेल पे अगर हम इसको देखें तो 19 इंटू 1000 19,000 पे हम मिल्क को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इन्वेंट्री मिल्क एज एट 31 मार्च 2022 हो गया 1,000 इंटू में 20 माइनस 1 19,000। तो दिस वाज योर होल क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बस ये टेबल बनानी है और ये टेबल भी आई थिंक ज़्यादा मुश्किल है, अगर आप 1-2 बार बना के देखोगे तो बहुत कंफर्टेबली हो जाएगी।
तो आई थिंक दिस वाज अदर बिग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इट इज आल्सो वेरी इजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके 7. ये तो भाई अब इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन ही आए थे, ये 5th 6th 7th. अब इस 7th क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हमेशा गलत होता ही होता है बच्चों से, लेकिन अभी देखेंगे ये इसमें तो आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी ही नहीं. चलो देखते हैं. कंपनी एक्स परचेज 100 गोट्स एट एन ऑक्शन ऑफ ₹1 लाख. अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जहां आगे होगी ना वो इतनी कंफर्टेबली इसमें आपको समझ में आएगी, लेकिन बस आप ध्यान से सुनना. कंपनी एक्स परचेज 100 गोट्स एट एन ऑक्शन ऑफ ₹1 लाख. 100 गोट 1 लाख की खरीदी ऑन 30 सितंबर. Subsequent transportation cost for ₹1000 that is similar to the cost X would have to incur to sell the goat at the auction. ठीक है. Additionally there would be 2% selling fees on the market price of the goat to be incurred by the seller. अब इसमें हमने 1 लाख की खरीदी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने 1000 इनकर की, मतलब परचेज करते वक्त जो हमको सेल करते वक्त भी इनकर करनी पड़ेगी, लेकिन जो सेलिंग फीस है 2% अभी तक वो सेलर को ही बोन करनी पड़ेगी. ठीक है. चलो आगे. 31 मार्च 2022 को अगर हम देखें, द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट इन द मोस्ट रेलिवेंट मार्केट इंक्रीज टू 1,10,000. 1 लाख की वैल्यू 1,10,000 की हो चुकी है 31 मार्च 2022 को. इनिशियली 30 सितंबर का था, सब्सिक्वेंटली 31 मार्च 2022 को उसकी 1,10,000 वैल्यू की. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1000 है, वुड हैव टू बी इनकर्ड बाय द सेलर टू गेट द गोट टू द रेलिवेंट मार्केट. ठीक है. ओके. सेलर की अभी बात हुई है यहाँ. एंड ऑक्शनरी फीस ऑफ 2% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड वुड हैव टू बी पेएबल बाय द सेलर. ये भी सेलर की बात होगी. ठीक है. ओके. अब ऑन 1 जून 2022 अब ये नेक्स्ट अगली चीजें आ गई. तो चलो अब पहले इतना आंसर देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या चल रहा है. पहले तो इसको देखते हैं. 100 गोट हमने 1 लाख की खरीदी थी, तो हमने रिकॉग्नाइज किस पे करेंगे अपनी बायोलॉजिकल एसेट को, 100 गोट को. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे. फेयर वैल्यू पे हम क्या डालेंगे 1 लाख, माइनस कॉस्ट टू सेल में हम क्या क्या डालेंगे, आइए देखते हैं. सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो अपनी 1000 थी, दैट इज सिमिलर टू द कॉस्ट एक्स वुड हैव इनकर्ड टू सेल द गोट. ठीक है. अब इसमें हमारी जो 1000 है वो हमने यहाँ भी इनकर की है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और जब हम बेचने जाएंगे तभी भी हमको 1000 इनकर करनी पड़ेगी. ठीक है. तो 1000 कॉस्ट तो हमारी ये होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी. अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडिशनल देयर वुड बी 2% सेलिंग फीस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड टू बी इनकर्ड बाय द सेलर एंड नॉट बाय द बायर. तो इसमें हमारी 2% ये नहीं आएगी, मतलब जब बायर जो इनकर करेगा. ठीक है. तो सेलर में 1 लाख माइनस के उसको एक तो ये 2% इनकर करनी पड़ेगी 1 लाख पे, मतलब 2000, और 1000 उसको ये इनकर करनी पड़ेगी. तो टोटल 3000 रुपए होगी जो सेलर को बोन करनी पड़ेगी. तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपने इसको 1 लाख माइनस के 3000, मतलब 97,000 पे रिकॉग्नाइज करेंगे हम इसको, एसेट को अपने को, मतलब बायोलॉजिकल एसेट को. और जो हमने बैंक से पे किया है एक्चुअल में अमाउंट, वो हमने पे किया है 1 लाख रुपए. तो 1 लाख रुपए हमने बैंक से पे कर दिया, तो डिफरेंस अमाउंट है वो 3000 यहाँ आ गया. अब इसमें ध्यान से देखना, एक तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1000 रुपए की, और एक अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 2000 रुपए की. लेकिन जो बायर को इनकर करनी पड़ रही है वो करनी पड़ रही है 1000 रुपए की. ये जो 2000 रुपए है ना, ये 2% सेलिंग फीस ये सेलर को ही इनकर करनी पड़ रही है, बायर को इनकर नहीं करनी पड़ रही. तो जो अपना एक्सपेंस में हम डालेंगे ना वो 1000 डालेंगे, ये जो 2000 वाली चीज है ये नहीं डलेगी इसमें. अगर यहाँ बायर एंड सेलर लिखा होता ना तो हम 3000 डाल देते, लेकिन अब यहाँ 1000 डलेगी. तो एक्सपेंस अकाउंट है टू बैंक अकाउंट 1000 1000 ये डल गया. ठीक है. इसकी एक कंसोलिडेटेड एंट्री है बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट पेबल लेस कॉस्ट टू सेल टू बैंक 1 लाख 1000 और लॉस ऑन एक्विजिशन. आई थिंक ये क्लियर होगा. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री इज ओनली 31 मार्च 2022 द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट इन द मोस्ट 1,10,000 की वैल्यू हो गई. 1,10,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1000 है, ये दोनों बायर सेलर दोनों को बियर करनी पड़ रही है, और वही एक ऑक्शनरी फीस बस सेलर को बोन करनी पड़ रही है. तो अब हम देखेंगे 1,10,000 माइनस के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब माइनस 1000, माइनस के ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट इज 2% ऑफ 1,10,000. 1,10,000 का 2% हो गया आई थिंक 2200, और 1,10,000 में से हम 2200 और 1000 घटा देंगे तो अमाउंट हमारा आएगा 1,06,800. अब जो हमारी फेयर वैल्यू 97,000 थी अब वो बढ़ गई 1,06,800 हो चुके हैं. तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 9800 हमारा बायोलॉजिकल एसेट उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा. इतना समझ में आ चुका है. अब 31 मार्च 2022 पे हम थे. नेक्स्ट इज यहाँ तक अपना हो गया. अब ऑन 1 जून 2022 हमारे पास टोटल गोट थी 100. अब 1 जून 2022 को 18 गोट उन्होंने बेच दी 20,000 रुपए की. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हुई 150 रुपए की, और ऑक्शनरी फीस होगी 2%. तो अगर हमने 18 गोट 20,000 की बेची तो हमारे बैंक में कितने रुपए आए 20,000 रुपए, माइनस का 150,
और माइनस के 2% ऑफ 20,000, 2% ऑफ 20,000 हो गया 400, 400 और 150 550, 20,000 में से अगर हम 550 घटा दें तो आई थिंक दैट इज 19,450, ये हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट आ गया। ठीक है, टू हमने प्रोपोर्शनेटली जो कैरिंग अमाउंट था लास्ट रिपोर्टिंग डेट को वो हमने डिरिकग्नाइज कर देना, और रिमेनिंग अमाउंट इज आर गेन और लॉस। तो हमारे बैंक में अमाउंट कितना आया, राइट 19,450, इतना अमाउंट हमारे बैंक में आ गया 19,450। कैसे, 20,000 की हमने बेची, ऑक्शनरी फीस 2% थी और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 150 थे। अब इसको हम एक अलग से एंट्री में भी डाल सकते हैं कि उससे भी हो जाएगा, लेकिन हमने इसमें करके दिखा दिया। अगर हम यहाँ बैंक में 20,000 डाल दें तो उसके अलावा हमको क्या एंट्री डालनी पड़ती, P&L टू बैंक, तो उसमें फिर हम क्या डालते कि ये 550 का अमाउंट, तो बात तो वही पड़ जाती। तो अब हमने इसमें कंसोलिडेटेड एंट्री की हुई है, तो बैंक में हमारे पास कितना है 19,450। अब लास्ट रिपोर्टिंग डेट पे अगर हम देखें तो हमारे पास 1,06,800 थी, और ये जो अमाउंट है ये 100 गोट्स का है। अब ये गोट्स हमने डिरिकग्नाइज कितनी की हैं, जो हमने सेल किए हैं 18 की हैं, तो 1,06,800 100 गोट्स का प्राइस है, 18 गोट का प्रोपोर्शनेट अमाउंट हो गया 19,224, और जो रिमेनिंग अमाउंट इज आर गेन और लॉस, और इस केस में ये अपना आ गया गेन, 226 का गेन आ गया। तो अपना पहला हो चुका है ये, तो इतना इजी था ये। नेक्स्ट इज 15 सितंबर को फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गोट वाज ₹82,820। अब 15 सितंबर हमारी कोई रिपोर्टिंग डेट नहीं है, तो हमारे लिए इतना ज्यादा रेलिवेंट है ही नहीं 82,820। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ 15 सितंबर को 42 गोट्स वर स्लॉटर्ड ऑन दैट डेट। ठीक है, with a slaughtering cost of 4,200. Total market price of the carcass on that day was 48,300 and the expected transportation cost to sell the carcass is ₹420. No other costs are expected. अब इसमें हमने ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट कर दिया बायोलॉजिकल एसेट, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वी विल रिकॉग्नाइज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड डीरिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल एसेट। डीरिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल एसेट किस अमाउंट पे होगा, प्रोपोर्शनेट को कैरिंग अमाउंट पे। ठीक है, तो 42 जो गोट्स थी अपनी, तो लास्ट रिपोर्टिंग डेट पे अपना 1,06,800 का अमाउंट था। अगर हम 42 गोट का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाले दैट इज 1,06,800 गुना 42 बाय में 100, इतना अमाउंट हम डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। 1,06,800 गुना में 42 बाय में 100, 44,856। ठीक है, और 44,856, और हमने यहाँ और क्या किया था कि हाँ स्लॉटरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ी थी 4200 की, तो टू बैंक 4,200, और जो हमारी इन्वेंट्री जो आई है वो कैसे आएगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉग्नाइज होगी। मार्केट प्राइस 48,300 था और कॉस्ट टू सेल अपनी आ गई 420, 48,300 में से 420 अगर हमने घटा दी तो दैट इज आवर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उस पे हम अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, दैट इज 47,880। और बायोलॉजिकल एसेट ने प्रोपोर्शनल कैरिंग अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर दिया था, बैंक से इतनी पे कर दी थी, एंड रिमेनिंग इज आवर बैलेंसिंग फिगर दैट इज लॉस ऑन कन्वर्जन। ओके, सो ये सेकंड चीज भी हो गई। थर्ड इज ऑन 30 सितंबर 2022 द मार्केट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 40 गोट्स was 44,800. The expected transportation cost is 400. Also there would be a 2% of on the market price of the goat payable by the seller. अब इसमें 30 सितंबर की बात, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि पास जनरल एंट्री फॉर द इनिशियल जो कि हम कर चुके हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर ऑल द अबाउट ट्रांजैक्शन, इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड्स आर ऑफ 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अब इसमें 30 सितंबर हमारा इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड है, इसलिए हम इसमें यहाँ वो करेंगे कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, एंड द कंपनी डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट फॉर द रिपोर्टिंग जो भी है। तो अब हमारी ये 44,800 की वैल्यू हो गई। ठीक है, 40 गोट्स की, अगर यहाँ इनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से अगर हम देखें कितनी होगी 44,800 माइनस का 2% ऑफ 44,800 दैट इज आवर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने घटा दी, और माइनस का 400 जो हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गया 30 सितंबर 2022 को, रिमेनिंग जो 40 गोट बच गई, और 40 गोट्स का हमारा प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट पिछला अमाउंट कितना बचा हुआ था, लास्ट रिपोर्टिंग डेट को हमारा टोटल अमाउंट था 1,06,800 100 गोट्स का, तो 40 गोट्स का अपना अमाउंट कितना हो गया 1,06,800 गुना में 40 बाय में 100, मतलब कितना 1,06,800 गुना 40 बाय में 100 हमारा 42,720 का अमाउंट था। उसमें से ये पिछला अमाउंट रिकॉर्डेड था, और अभी हमारी फेयर वैल्यू कितनी है 44,800 माइनस के ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आज हमारा अमाउंट इतना है। तो ये जो अपनी वैल्यू थी ये बढ़ चुकी है, 42,720 पहले थी, आज 43,504 है, तो अपना गेन हो चुका है 784 का, उसकी एंट्री चल जाएगी बायोलॉजिकल एसेट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट 784। इतना आसान क्वेश्चन था भाई ये, इसमें कुछ ऐसी चीज है कि भाई जो ना आई हो। सबसे पहले इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे,
परचेज प्राइस टू बैंक हो गया, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ आ गया। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो बायर सेलर दोनों को इनकर करनी पड़ रही थी, तो इसलिए वो यहाँ पे आ गई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ सेलर को इनकर करनी पड़ी थी, तो इसलिए वो बस हमने यहाँ से घटाई थी। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो गई थी। सेकेंड एंट्री में अपना ये क्या होगा था, अच्छा ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हुआ था 31 को, और फिर हमने ये हमारी वैल्यू 1 लाख से 1,10,000 हो गई थी। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन घटाने के बाद ये अमाउंट आया, ये अपना गेन हो गया था। उसके बाद हमने बेच दी थी कितनी 18 गोट्स, सो वहाँ अपना बैंक में इतना आ गया था। ये प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट हमने घटा दिया था। अब जो यहाँ लास्ट अपना रिपोर्टिंग पीरियड था, मेन इसमें पॉइंट ये है कि जो अपना ये रिपोर्टिंग पीरियड है ना 1,06,800, इसके बाद अपनी ये चीज़ हुई है। ये अपनी टोटल अमाउंट 31/2/22 को थी 1,06,800, 1/6/2/22 को हमने 18 गोट बेची, तो 1,06,800 का 18% इतना हो गया। ठीक है, 19,224 ये हटेगा, प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट हटेगा। 42 गोट जो स्लॉटर हुई थी उनका प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट हो गया 1,06,800 गुना में 42/100, और इनका हो गया 40/100, इतना इतना। तो ये जो अपना डीरिकॉग्नाइज अमाउंट हुआ, अगर हम देखें तीनों केसेस में, कि यहाँ अपना डीरिकॉग्नाइज हो गया 1924, यहाँ डीरिकॉग्नाइज हुआ 44,856, यहाँ डीरिकॉग्नाइज हुआ 42,720, लेकिन कैलकुलेशन सेम है। 1,06,800 गुना 18/100, 42/100, 40/100। इसमें अपने बैंक में इतना अमाउंट आ गया था, इसमें इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो गया था, ये अपने बैंक पे कर दिया था, ये बाकी लॉस आ गया। इसमें फेयर वैल्यू अपनी दी हुई थी तो ये डाल दी, बाकी अमाउंट डन है। ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 8। बस अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एबीसी लिमिटेड ग्रो वाइन्स, हार्वेस्ट द ग्रेप्स एंड प्रोड्यूस वाइन। एबीसी लिमिटेड ने वाइन्स उगाई, मतलब बेलें, हार्वेस्ट द ग्रेप एंड प्रोड्यूस वाइन, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज आर इन द स्कोप ऑफ इंड एस 41। अब जहाँ ग्रेप्स उगते हैं उसकी जो वाइन की वो जो लाइफ होती है वो एक लॉन्ग लाइफ होती है, उस पे से हम ग्रेप्स ऐसे हार्वेस्ट करते रहते हैं, और ओवर अ पीरियड की चीज़ है ये। तो बेसिकली वाइन इज अ बियरर प्लांट, ओके, एंड वी हैव हार्वेस्टेड द ग्रेप्स, मतलब इसने अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दी, मतलब अब ये हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्योंकि हमने इसकी मैनेजमेंट किया, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, और हार्वेस्ट भी कर दिया। ठीक है, लेकिन था ये बियरर प्लांट, तो अब ये तो अपना आ गया इंडिया 16 के अंडर, हार्वेस्ट कर दिया, और ये हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये आ गया इंडिया 41 के अंडर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। और जब हमने प्रोड्यूस की वाइन, अब वाइन को बनाने में एक सब्सीक्वेंट पीरियड लगता है, ठीक है, तो उसकी अपनी एक वो है, हमने मतलब प्रोसेसिंग की इसकी, तो वो इंडेस टू इन्वेंटरी में आ जाएगा। ठीक है, बस यही है, इसमें कुछ खास नहीं। तो ग्रेप वाइन्स आर बियर प्लांट दैट कंटिन्यूअली जनरेट क्रॉप ऑफ ग्रेप्स एंड सो कवर्ड बाय इंडेस 16 pp when entity harvests the grapes, their biological transformation stages and they become agricultural produce called Indes 41. Wine involves a lengthy maturation period. This process is similar to conversion of raw material to finished product rather than, और ये as per Indes 2 हो जाएगा। बस यही था, इसमें कुछ खास नहीं था। ये तो स्टार्टिंग में अगर आप नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको ये हो ही जाएगा। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, एनालाइज वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंडेस 41 विद प्रॉपर रीजनिंग। अब इसमें अगर मैं बताऊं तो ये जो है ना, ये जो नोट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, अगर आप ये थोड़ा पढ़ लेना दोनों ढंग से तो बस इसमें ये सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। तो अब इसकी एप्लीकेशन ये क्वेश्चन उस पर बेस है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंडेस 41 के अंडर आएगा। मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक जू। अब हम जू चला रहे हैं, क्या वो इंडेस 41 के अंडर आएगा। अब उसमें हम एनिमल्स को वो ग्रो नहीं कर रहे, मतलब बेसिकली जो पहली कंडीशन है इसमें कि मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट, मतलब इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि उसमें तो हम बस मान लो कोई भी बियर है या फिर कोई और एनिमल, उसको हम खरीद के लाए, उसको बस हम दिखा रहे हैं और फिर उसके लिए हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारा इनमें से कोई पर्पज अकम्प्लिश हो ही नहीं रहा, तो इसलिए वो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, तो इस पर इंडेस 41 वो नहीं होगा अप्लाई। तो मैनेजिंग एनिमल्स रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक जू, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, हम देख नहीं रहे उसकी, मतलब ऐसे मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। सिंस द प्राइमरी पर्पस टू शो द एनिमल्स टू पब्लिक फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, देयर इज नो मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बट सिंपली कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, हेंस इट विल नॉट फॉल इन द पर्व्यू ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब फिशिंग इन द ओशन, अब हम ओशन में फिशिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली हमने वहां उन मछलियों को पाला नहीं है, बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है, ठीक है, छोटे होते हुए से पाला नहीं है, तो हमारा पहला पर्पज अकम्प्लिश नहीं हुआ। तो इसमें दो कंडीशन है ना, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्टिंग। तो इसमें हम हार्वेस्ट तो कर रहे हैं, मछलियों तो पकड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं किया हमने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैनेजमेंट, तो हमारा पर्पज अकम्प्लिश नहीं हुआ, तो ये भी अपना नहीं है। ठीक है,
तो फिशिंग अगर हम कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की हमने, लेकिन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक भी पर्पज अकम्प्लिश नहीं हुआ, तो ये इंड एस 41 के अंडर नहीं आएगा। फिश फार्मिंग की, मतलब हमने पहले फिश को पाला, उसके बाद हम उसको अगर हार्वेस्ट करेंगे, तो हाँ इसमें दोनों पर्पज सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हाँ ये इंड एस 41 में आएगी। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस। अब इसमें अगर जो ये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये रिसर्च पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स 41 के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो की है लेकिन हार्वेस्ट नहीं करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम इसको डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमने इसको हार्वेस्ट भी कर लिया, तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में तो था ही, लेकिन हार्वेस्ट इसमें कर रहे हैं, तो हाँ इसमें ये इंडेक्स 41 के अंडर कवर हो जाएगा। अब इसमें ये दो चीजें, अगर इसमें पहले ही क्वेश्चन में डाला हुआ हो डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स और फॉर सेल, तो है, अदरवाइज फॉर रिसर्च पर्पज अगर लिखा हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। अब हमने प्लांट को ग्रो किया, मतलब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट की, हाँ, एंड टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, हमने उसको यूज भी किया, मतलब हार्वेस्ट भी किया, तो हाँ ये उसमें हो गया अपना इंडेक्स 41 में अंडर कवर। परचेज ऑफ 25 डॉग्स फॉर सिक्योरिटी पर्पज ऑफ द कंपनीज प्रेमिसेस। अब इसमें हमने मतलब परचेज कर लिया, तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसको बड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हार्वेस्ट नहीं कर, उसके हमको प्रोडक्ट कोई नहीं मिल रहा कोई, ठीक है। तो इसलिए ये 41 में कवर्ड नहीं है, बट दैट इजी, इनको आप एक बार रीडिंग ले लेना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन एप्पल बेवरेज and requires a large quantity of apples to manufacture such beverage. In order to satisfy its requirement of apples, it enters into 3 years lease contract with owners of apple orchards. The lease contracts are mainly of two types, ठीक है। अब उसको भाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्पल की कोई ड्रिंक बनानी है, उसके लिए उसको एप्पल चाहिए, वो 3 ईयर के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है इसके साथ, ठीक है। अब ये हो सकते हैं दो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 1 क्या होगा कि द ओनर ऑफ द एप्पल ऑर्चार्ड, मतलब जो लेसर है, ठीक है, रेज द एप्पल ट्रीज, मतलब लेसर एप्पल ट्री उगाएगा। एबीसी लिमिटेड जो लेसी है वो फिक्स्ड एनुअल पेमेंट करेगा लेसर को, ठीक है, हुज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट द प्रोड्यूस एज पर द, मतलब एबीसी लिमिटेड मतलब जैसे लेसी बताएगा ना, लेसर उस हिसाब से मैनेजमेंट करेगा, उनको काटेगा, ठीक है। एबीसी लिमिटेड हार्वेस्ट द एप्पल्स इटसेल्फ और फुलफिलिंग इट्स रिक्वायरमेंट, सॉरी, एबीसी लिमिटेड मतलब जो लेसर है वो उस हिसाब से उनकी मैनेजमेंट और उनको बड़ा करेगा जैसे लेसी बता रहा है, ठीक है। तो लेसी उसको पेमेंट करेगा एक फिक्स, और जो उनको हार्वेस्ट करेगा ना वो लेसी करेगा, मतलब एबीसी ही करेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब एबीसी लिमिटेड अगर इसमें उनको बड़ा भी कर रही है एप्पल के ट्रीज को और उनको हार्वेस्ट भी कर रही है, तो ये अपना उसके अंडर आ जाएगा इंडिया 41 के अंदर। इसमें एबीसी लिमिटेड ने हार्वेस्ट तो कर दिया एप्पल्स को फॉर फुलिंग इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ एप्पल्स, बट उसमें वो बड़ा नहीं कर रही, बड़ा इसमें मतलब जो ग्रो कर रहा है वो कौन कर रहा है, जो ये लेसर है, और उसके लिए एबीसी लिमिटेड उसको पैसे दे रहा है, मतलब एक्चुअल में एबीसी लिमिटेड ने नहीं किया। तो पहली कंडीशन जो मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज है वो इसमें कंप्लीट नहीं हुई, तो ये इंडिया 41 के अंडर कवर नहीं होगा। वहां अगर हम सेकंड केस देखें तो एबीसी लिमिटेड ने जो था ऑब्टेन कर लिया वो जो एप्पल ऑर्चार्ड है फ्रॉम लेसर से टू रेज द एप्पल ट्रीज फॉर सब्सीक्वेंट हार्वेस्ट ऑफ द एप्पल्स, मतलब एबीसी लिमिटेड ने अपने आप एप्पल ट्री ग्रो किए हैं और हार्वेस्ट भी अपने आप किए हैं इस केस में, और टोटल की वो पेमेंट उसको एक कर रहा है जो भी लेसर को, तो इस केस में इंडेक्स 41 के अंडर आ जाएगी क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है कि अच्छा पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, रेफर्स टू मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। अब ड्यूरिंग 3 years ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो एबीसी लिमिटेड ओनली हार्वेस्ट एप्पल्स फ्रॉम एप्पल ऑर्चार्ड्स वेयरएज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज मैनेज्ड बाय द ओनर ऑफ एप्पल ऑर्चार्ड्स, मतलब लेसर मैनेजमेंट तो किया है लेसर ने लेकिन हार्वेस्ट कर रहा है ये, तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सो इट कैन नॉट बी सेड टू बी एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज पर इंडिया 41। लेकिन इसमें सिंस एबीसी लिमिटेड इज एक्टिवली मैनेजिंग द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, हेंस एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज पर इंडिया 41। आई थिंक बहुत इजी था ये। तो मेन इज द सब, ये नोट्स की ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से नोट्स पढ़िए, ये जो भी आपका एक पेज का नोट्स फुल्ली कवर्ड है, सारे कंसेप्ट कवर्ड है। उसके बाद जो क्वेश्चन है एक बार अपने हाथ से करके देखिए, अगर आपको फिर भी कोई एक आधा पॉइंट मिल रहा है जो इन नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है
तो वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट करिए, और जब भी आप उसके बाद रिवीजन करेंगे आपको क्वेश्चंस देखने की नीड नहीं है, आप सीधा इन नोट्स को देखना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको लगे कि हाँ देखने पड़ेंगे वट, तो तब आप देख सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं पड़ेगी। पेपर से एक दिन पहले पूरे सिलेबस के आप सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट नोट नहीं कर सकते, उसलिए मैंने ये नोट्स बनाई है ताकि पेपर से एक दिन पहले आप ये नोट्स देखो और आपको पूरा क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको पेपर के टाइम देखना है तो आप इन क्वेश्चंस में से मार्क कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट सा लग रहा है। बाकी है नहीं ये, लेकिन फिर भी अगर आप देख सकते हैं, और ये वीडियो भी आप ऐसे 1.52 पे करके देख सकते हैं पेपर से पहले, ताकि ऐसे फास्ट रिवीजन हो जाए। सो थैंक यू, और इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी टाइम बचे, सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाला चैप्टर हो जाए। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार इजी क्वेश्चंस है और इसमें से मार्क भी ऐसे आराम से मिल जाएंगे। और ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।